जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो गुप्त साम्राज्य है, मौर्य के बाद दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य पड़ा। मौर्य के बाद मौर्योत्तर वाले जो हमने साम्राज्य पढ़े, और मौर्य साम्राज्य के बाद जो भारत में कौन सा वंश आया था दोस्तों? गुप्त राजवंश। जो गुप्त राजवंश था ये भी दोस्तों क्या था? हिंदू राजवंश था। ठीक है, मतलब ये गुप्तों के जो पूरे राजा कौन से थे? हिंदू वंश से संबंधित थे। तो ये गुप्त काल था दोस्तों। ये गुप्त काल का आप ये देखिए कि कहाँ तक इसका विस्तृत क्षेत्र था। इस प्रकार से ये यहाँ तक गुप्त काल था। ठीक है, तो ये वाला छोट दोस्तों क्या हो जाएगा? गुप्त काल। ठीक। तो अब देखते हैं इसके संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, गुप्त काल के जो संस्थापक है या फाउंडर किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त। 275 ईस्वी में इन्होंने क्या करी थी? ईस्वी मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 275 वर्ष बाद क्या होता है दोस्तों? ईस्वी कहलाता है। तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना कब करी थी दोस्तों? 275 ईस्वी में। फिर जो स्वर्ण युग किसे कहा जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो मौर्य गुप्त साम्राज्य का था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके जो टाइम पीरियड रहेगा गुप्त काल में, क्या रहेगा? वो गुप्त काल का स्वर्ण काल रहेगा। अब स्वर्ण काल क्यों बोलते हैं दोस्तों? तो गुप्त काल का स्वर्ण काल इसलिए बोला जाता है कि इनके जो समय में पहले तो साम्राज्य का विस्तार हुआ, ठीक है, स्थापत्य का विस्तार हुआ, और मूर्ति कला का विस्तार हुआ, साहित्य का विस्तार हुआ, ठीक है, और जनता के लिए जो राजा ने क्या कल्याणकारी काम किए हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जो गुप्त काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइम पीरियड रहेगा उनके जो काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रमुख शासक कौन से। तो चंद्रगुप्त प्रथम है दोस्तों सबसे पहले। 319 से लेकर 335 ईस्वी तक का इनका जो टाइम पीरियड रहा, इसमें इनकी जो विशेषता हुई दोस्तों, गुप्त संवत 320 से लेके, वो 319 से लेके 320 ईस्वी का प्रारंभ हुआ। तो चंद्रगुप्त प्रथम के साल में क्या हुआ? गुप्त संवत का। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि शक संवत की स्थापना कब हुई थी? 78 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो शक संवत की स्थापना कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और जो हमारा गुप्त संवत कब शुरू हुआ है दोस्तों? गुप्त संवत 320 ईस्वी। ठीक है, 320 ईस्वी में। तो दोनों को दोस्तों याद रखने हैं कि जो शक संवत है 78 में है, और जो गुप्त संवत है दोस्तों 320 में है। और जो गुप्त संवत है गुप्त संवत किसके शासन काल में शुरू हुआ दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में इसको प्रारंभ हुआ। फिर जो चंद्रगुप्त प्रथम थे दोस्तों, ये राजा, इन्होंने क्या महाराजाधिराज की या महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। ये उपाधि का जो टाइटल जो ग्रहण करने का दोस्तों, ये एक प्रकार से एक मान्यता रहती थी कि जो राजा महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा उसका बृहत्तर भारत में या बृहत्तर क्षेत्र में क्या रहेगा? शासन रहेगा। उसके पास बड़ी सेना रहेगी, ठीक है, और उसके पास राजस्व के भी अच्छे खासे स्रोत होंगे। तो जो राजा लोग रहते थे दोस्तों, वो क्या करते थे? बड़ी बड़ी उपाधि धारण, राजा धीराज, महाराज, या महाराजा राजाधिराज, राजेश्वर, इस प्रकार की काफ़ी सारी उपाधियां धारण करते थे। इससे उनकी जो प्रभुत्व है दोस्तों, प्रभुत्व ये क्या करता था? बढ़ता था। या जैसे दोस्तों देखते हैं ना कि हम देखते हैं कि किसी का बड़ा नाम है तो सोचते हैं कि यार काफ़ी बड़ा आदमी है। तो ऐसे ही राजा पुराने समय में क्या करता था कि बड़ी बड़ी उपाधि धारण करता है। इससे उनकी जो प्रकांडता या भव्यता का पता चलता था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद ये दूसरा शासक समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था दोस्तों? लड़का था। ठीक है, समुद्रगुप्त, इसका जो टाइम पीरियड रहा दोस्तों
335 से लेकर 375 ईस्वी में 40 वर्ष का इसका क्या रहा, शासनकाल रहा। ये समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। अब नेपोलियन कौन था, तो दोस्तों जो नेपोलियन था वो कहाँ का शासक था, फ्रांस का शासक था। ठीक है। तो उसके नाम पे ये भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने जो गुप्त साम्राज्य की जो सीमा है वो बृहत्तर भारत में स्थापित करी थी, कि उत्तर भारत के कई 12 राज्यों को जीता था, दक्षिण भारत के 8 राज्यों को जीता था, फिर जो समुद्र तटीय राज्य थे उनको जीता था, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनको जीता था। तो ये विस्तृत साम्राज्य निर्माण की इच्छा रखने वाला क्या था, राजा था समुद्रगुप्त, कि मैं साम्राज्य विस्तार करूंगा, बहुत से राजाओं को क्या करूंगा, हराऊंगा और अपने साम्राज्य में मिलाऊंगा। तो इस प्रकार नेपोलियन भी एक ऐसे ही शासक था जो दुनिया जीतने के लिए निकला था। तो इसीलिए दोस्तों समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी पूछा है दोस्तों किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। और किसने कहा है, तो एबी स्मिथ द्वारा इसको कहा गया है। ठीक है दोस्तों। तो समुद्रगुप्त कौन है, गुप्त शासक है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर इसके बारे में देखते हैं, हरिसेन द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है, उसकी विजयों का वर्णन किया गया है, जिसमें दक्षिण भारत के 12 राजाओं को उन्हें करद राज के रूप में क्या करा था, पुनर्स्थापित। ठीक है दोस्तों। तो जो हरिसेन जो लेखक है उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग कहाँ है दोस्तों, इलाहाबाद, या जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी क्या होता है, हाँ, मिलन होता है, और जहाँ पे 12 वर्ष में क्या रहता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो वो यहीं पे जो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, अशोक स्तंभ पर अंकित, उसमें क्या होता है कि जो समुद्रगुप्त की कौन कौन से, कि उन्होंने उत्तर भारत के 8 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्य, कामरूप को, और आठविक राज्य जो दोस्तों उड़ीसा वाले, इन राज्यों पे भी क्या करा था, समुद्रगुप्त ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करी थी। ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, समुद्र जो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, किसकी है, हरिसेन द्वारा लिखित है। ठीक है दोस्तों। तो गुप्त साम्राज्य के अभी तक हमने क्या देखा है, कि गुप्त संस्थापक श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वो क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। तो जो पहला महत्वपूर्ण शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी वो कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। इनके समय की विशेषता है गुप्त संवत। इसके बाद समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और वो स्मिथ ने कहा है। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है, जो तीसरे नंबर के शासक कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनके जो शासनकाल दोस्तों क्या कहलाएगा, स्वर्णकाल कहा जाता है। इनका शासनकाल क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बतलाया था। ठीक है। तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी दोस्तों, विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी दोस्तों, ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी करी थी, विक्रमादित्य की। ठीक है। अब जो उपाधि धारण करी थी तो इनकी कुछ विशेषता रही होगी। तो शकों को पराजित करने बाद इन्होंने क्या करी थी, शकारी की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। तो शक के बारे में हमने दोस्तों देखा था कि 78 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था, शक संवत की स्थापना करी थी। तो गुप्त शासक ने क्या करा था, शकों को पराजित किया था या उनके वंशजों को पराजित किया था। इसके बाद इन्होंने क्या, शकारी की उपाधि भी धारण कर ली थी। और इनकी क्या विशेषता है, रूप का नामक जो चांदी का क्या सिक्का जारी किया था, रूप का, ये पूछा है दोस्तों, रूप का, किसका सिक्का था, चांदी का। ठीक है, रूप का काय का सिक्का था, चांदी का। फिर इसके दरबार में नवरत्न थे, कालिदास, जो इसके आप जानते ही होंगे दोस्तों, लेखक है, कवि रहे। फिर बारामेर खगोल शास्त्री थे, धनवंतरी चिकित्सक थे। तो नवरत्न में 9 महत्वपूर्ण जो थे दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान थे। इसमें जो महत्वपूर्ण है कौन कौन से है, कालिदास है, बारामेर है, धनवंतरी है, जो चिकित्सक है। तो कालिदास के बारे में पूछा जाता है, तो इनकी जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम के रूप में, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, ये इनकी क्या है, कविताएं, ये किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ये पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार में थे, तो गुप्त शासक, कौन से गुप्त शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर बारामेर कौन थे, खगोल शास्त्री थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या नवरत्नों में से एक थे। और धनवंतरी कौन थे दोस्तों, चिकित्सक थे। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न थे, और ये गुप्त वंश से संबंधित है, जिसमें कालिदास, बारामेर, धनवंतरी ये महत्वपूर्ण थे। फिर इसके बाद दोस्तों मेहरौली का जो लौह स्तंभ दिल्ली में उसके काल में निर्मित हुआ। यहीं पे दोस्तों कुतुब मीनार भी है।
ये कुतुब मीनार के ये समीप में ही है दोस्तों, वहीं पे बना है। मान के चलो ये कुतुब मीनार है, तो इसका जो ग्राउंड में यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, एक क्या लोह स्तंभ बना है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो अभी इतने वर्षों में आज तक इस प्रकार के में से जंग नहीं लगी, और इसका क्या हुआ, क्षरण भी नहीं हुआ। अगर कोई गए होगा दोस्तों, आपने देखा होगा, हल्का सा खुरदुरा ये बना हुआ है, ये महरौली का लोह स्तंभ। तो ये किसके शासनकाल में दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। फिर कुमारगुप्त, इसके बाद अगले जो शासक है कुमारगुप्त प्रथम है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी कब, 415 से लेकर 455 के बीच में। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, ये बिहार में था। और इसको किसने नष्ट कर दिया था, बख्तियार खिलजी, जो शासक थे, मुस्लिम शासक। इन्होंने क्या करा था, इस विश्वविद्यालय में क्या कर ली थी, आग लगा दी थी, फिर इसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ये कहाँ है वर्तमान में, बिहार में है। और भारत सरकार ने लगभग 2012-14 के बीच में इसको पुनर्निर्माण करने की बात करी थी। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, हम नाम सुनते हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तो इसी प्रकार का दुनिया में उस समय, मतलब चौथी पांचवी शताब्दी के बीच में दुनिया में ख्याति प्राप्त क्या था, यह विश्वविद्यालय था। और यहाँ पे दुनिया के जो विभिन्न जो डायनेस्टी थी, या ईद फारस से ले लो या यूनान से ले लो, वहाँ से पढ़ने के लिए यहाँ पे स्कॉलर आते थे। तो इसलिए दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त था उस समय। तो इसको किसने नष्ट कर दिया था, बख्तियार खिलजी ने, है ना। ये किसने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा इसको बनाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों आया स्कंदगुप्त। ये हूणों को पहले आक्रमण को इन्होंने विफल किया, और जो भीतरी स्तंभ लेख, इसको भीतरी स्तंभ लेख से इसकी क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ये दोस्तों जो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सोने के सिक्के चले, शुद्ध सोने के सिक्के, और ये विक्रमादित्य राजा। ठीक है, ये उज्जैन वाले जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ना दोस्तों, ठीक है, वही राजा है। अब इनका देखते हैं दोस्तों प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था। विकेंद्रीकृत प्रशासन था। विकेंद्रीकृत क्या होता कि दोस्तों, केंद्र में कौन रहेगा, केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, फिर जिला स्तर पे, फिर ग्राम स्तर पर। तो क्या था, एक सेंटर, एक जगह से सारा काम ना हो करके निचले स्तर से ही हर जगह का काम किया जाता था। तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। जैसे हम पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मतलब निचले स्तर को भी कानून निर्माण या कुछ डिसीजन जो लेने की क्या होती है, पूरी छूट होती है। तो विकेंद्रीकृत सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंतवादी व्यवस्था मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सामंत क्या रहता था, एक भूभाग टुकड़े को ले लेता था, यहाँ पे खेती कराता था, और वहाँ पे उनसे क्या लेता था, टैक्स लेता था। ठीक है, खेती जो करने वाले उनसे टैक्स लेता था। तो ये सामंतवादी व्यवस्था होती है। फिर यहाँ पे मतलब भू राजस्व भी लिया जाता था, एक कृषि पे टैक्स, उपज का 1/6 वाला भाग लिया जाता था। ठीक है, और उद्रंग जो भूमि कर होता था, भूमि शुल्क। तो उद्रंग क्या था, भूमि शुल्क। फिर व्यापार। तो दोस्तों गुप्त काल जो था, बृहत्तर भारत में इसकी क्या था, क्षेत्र था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, ये विश्वविद्यालय क्या थे कि विदेशों से यहाँ के ये पढ़ने के लिए क्या आते थे, स्कॉलर्स आते थे। तो यहाँ पे व्यापार भी इसका काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, और प्रमुख बंदरगाह भी थे। तो व्यापार होता था ताम्र बंगाल से। भृगु का किसके कहा जाता, भरूच, ये जो गुजरात में है दोस्तों, ये बंदरगाह है। ठीक है, फिर श्रेणियाँ, गिल्ड्स व्यापार एवं शिल्प को नियंत्रित करती थी। श्रेणियाँ क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये सैनिक टाइप का होते हैं, व्यापार और शिल्प को नियंत्रित करती थी। तो ताम्रलिप्ति किसे कहा जाता था, बंगाल को, भृगुकक्ष भरूच या गुजरात। अब आगे देखते हैं दोस्तों संस्कृति एवं विज्ञान। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का, ठीक है, इसमें दोस्तों रोज राजा दुष्यंत प्लस शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया, अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये एकमात्र कालिदास की दोस्तों सबसे पहले, मतलब जो अंग्रेजी भाषा में
ट्रांसलेट होने वाली जो कौन सी भाषा, कौन सी बुक थी, अभिज्ञान शाकुंतलम था। क्या? ठीक है, तो किसकी है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम शौर्यम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी किसकी है? कालिदास की रचना है दोस्तों। मेघदूत भी है कि जिसमें जो यक्ष मेघ के नाम, मेघ से अपने क्या भेजता था, जो मतलब बातें भेजता था, संप्रेषण करता था, या संचार माध्यम, मेघ के माध्यम से क्या सूचना भेजी जाती थी। फिर इनके जो गुप्त काल में आर्यभट्ट भी थे। इन्होंने क्या करी दोस्तों? शून्य की खोज करी और पाई का मान बतलाया। पाई का मान कितना है दोस्तों? 22/7, या वो सॉरी 22/7 और 3.14 ऐसे डेट 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 करके ये पाई का मान होता है। ठीक है, तो कालिदास, ठीक है, बुक कौन कौन सी है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, ये सभी किसकी? कालिदास की रचना है। आर्यभट्ट के नाम में दोस्तों, जब हम मतलब आप जानते ही गणितज्ञ रहते हैं उनको आर्यभट्ट बोलते हैं। भारत में गणित दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 दिसंबर को। ठीक। खगोल विज्ञान, सूर्य सिद्धांत, त्रिकोणमिति की अवधारणाएं, चिकित्सा, चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, ये भी किससे संबंधित है दोस्तों? गुप्त काल से क्या है? संबंधित है। अब गुप्त के बाद गुप्तोत्तर। ठीक। गुप्तोत्तर राज्य 6ठी से 8वीं शताब्दी तक। अब देखते हैं दोस्तों इसमें वाकाटक, पहला जो राजा है वाकाटक। वाकाटक वंश, इसे 250 साल इसका क्या रहा दोस्तों? 250 ईयर इन्होंने क्या किया है? अपना शासन किया है। फिर प्रबरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ के बारे में दोस्तों मैं पिछले लेक्चर में आपको बतला चुका हूँ कि कोई राजा अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए क्या करता था? उसके यज्ञ का घोड़ा यज्ञ कराता था, अश्वमेध यज्ञ का, और यज्ञ का घोड़े को क्या छोड़ देता था, और घोड़े जितने राज्यों से होकर गुजरता था वो राजा का क्या हो जाता था? यहाँ पे साम्राज्य स्थापित हो जाता था। तो इसे ये अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो प्रबलसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे दोस्तों। ठीक है। फिर जो वाकाटक वंश ने गुप्त से क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किए? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह, ठीक है, वाकाटक नरेश प्रवरसेन से हुआ था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो लड़की का विवाह दोस्तों किससे हुआ था? वाकाटक नरेश प्रवरसेन से हुआ था। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हूण आक्रमण आ जाता है 5वीं 6वीं शताब्दी में। जो हूण शासक तो कौन था? मिहिरकुल। ठीक। को यशोवर्मन मालवा ने पराजित किया था। ये मंदसौर वाला जो क्षेत्र होता है ना दोस्तों मध्य प्रदेश में, मंदसौर नीमच वाला, यहाँ पे जो शासक था वो यशोवर्मन था। ठीक। तो मिहिरकुल क्या करता है? यशोवर्मन मालवा को पराजित किया इन्होंने, यशोवर्मन को पराजित कर दिया था उसने, मिहिरकुल ने। फिर इसके बाद दोस्तों पुष्यभूति वंश आता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर्षवर्धन का आप नाम सुनते होंगे, या हर्षचरित किताब का नाम सुनते होंगे। ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है। फिर हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश का, ने कन्नौज पर क्या करा? अपना शासन किया है। बाणभट्ट जो हर्षचरित जो जीवनी है, या जो हर्षवर्धन था जो शासक था पुष्यभूति वंश का, जिसके नाम पर हर्षचरित लिखी है, वो किसने लिखी है दोस्तों? बाणभट्ट ने। किसने लिखी? बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा है। फिर एक नर्मदा युद्ध के बारे में, या रेवा युद्ध के बारे में दोस्तों आप पढ़ेंगे। रेवा युद्ध, ये आप मध्य प्रदेश पढ़ेंगे जब, उसमें पढ़ेंगे कि रेवा युद्ध हुआ था। तो जो रेवा युद्ध हुआ था दोस्तों किस किस के बीच में हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय क्या हो गया था? जीत गया था। किसके? रेवा युद्ध किसके बीच में हुआ दोस्तों? पुलकेशिन सेकंड व हर्ष के मध्य में, और इसमें हर्ष कौन हो गया था दोस्तों? जीत गया था। फिर प्रयाग में महामोक्ष परिषद धार्मिक सभा का क्या किया था? आयोजन किया था। ठीक है, कौन ने? हर्षवर्धन ने। और जो कुंभ का जो हम होता है ना दोस्तों, 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है, तो इतिहास में जो पहला साक्ष्य, अगर किसी राजा ने कुंभ का आयोजन किया कराया है, तो वो है दोस्तों हर्ष के बारे में हमको पता चलता है, या हर्षवर्धन। भारत में कुंभ का जो व्यवस्थित आयोजन के अगर साक्ष्य मिलते हैं हमको प्राचीन इतिहास में, तो वो हर्षवर्धन के समय के शासनकाल में ही मिलते हैं।
जो हर्ष हिंदू राजवंश जरूर था, लेकिन इन्होंने क्या करा था, बौद्ध धर्म को भी क्या किया था, अपना संरक्षण प्रदान किया था। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश का संबंधित था। कन्नौज पे क्या किया था, राजधानी बनाया था। बाणभट्ट हर्षचरित इनकी क्या है, हर्षचरित जो लिखी है वो बाणभट्ट इनके दरबारी थे, उनने लिखी है। और इनके मध्य रेवा का युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ में। ठीक है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज। तो दोस्तों क्या होता था इस समय 8वीं 9वीं शताब्दी में, जो कन्नौज जो क्षेत्र था, ये क्या था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था दोस्तों, गंगा नदी यहाँ पे थी, समतल भूमि थी, ठीक, खाद्यान्न अच्छा होता था। ठीक है, समतल भूमि है तो विस्तृत महल अहल वगैरह भी अच्छे से निर्माण हो सकते थे। तो यहाँ पे कुल मिला के एक संपन्नता मौजूद थी। और ये मगध से क्षेत्र वाला हिस्सा ही है दोस्तों। मगध हमने जो पढ़ा था कि पहले पढ़ा था ना, मगध साम्राज्य है महाजनपद काल में, तो ये वही क्षेत्र कहलाता था। एक संपन्न क्षेत्र था जहाँ पे भारत में सबसे पहले राजवंशों की स्थापना हुई। तो इस पे कन्नौज पे अधिकार करने के लिए क्या हो गए थे, तीन राजवंश लंबे समय तक लड़ते रहे। तो उनके बारे में देखिए, इसी को क्या बोला जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब होता है कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो तीन राजवंश लड़े या तीन पक्ष लड़े, उसे त्रिपक्षीय संघर्ष। तो पाल, ठीक है, पाल राजवंश बंगाल का, प्रतिहार उत्तर भारत का, ये राजपूत वंश था, राष्ट्रकूट वंश ये भी कहाँ, दक्कन क्षेत्र जो महाराष्ट्र का है, कन्नौज पर संघर्ष किया। गुर्जर प्रतिहारों के अंतिम रूप से क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंशों से भाग लिया दोस्तों, पाल वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। तो अंततः किसकी विजय हुई थी दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की क्या हुई थी, इसमें विजय हुई थी। फिर क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रकूट जो थे, इनकी राजधानी मानेखेत थी। अमोघ वर्ष प्रथम विद्वान था, विद्वान शासक था। तो ये क्या थे दोस्तों, राजपूत राजवंश थे, राष्ट्रकूट वंश। पल्लव एवं चोल दक्षिण भारत के क्या थे, राजवंश थे। अब गुप्तोत्तर में धर्म एवं दर्शन। ठीक है, धर्म और दर्शन में पता अंतर दोस्तों आपको। धर्म मतलब होता है पूजा पद्धति हो जिसमें एक ईश्वर हो, ठीक है, जो साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है। मतलब मूर्ति के रूप में हो सकता है और आत्मा के रूप में भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, धर्म रहता है। इसके मतलब आराध्य देव होते हैं। ठीक है, या तो हम उसे मूर्ति के रूप में माने या एक सामान्य फीलिंग के रूप में मान सकते हैं। और दर्शन मतलब क्या होता है, दर्शन मतलब होता है इस बात का विचार करना कि ईश्वर है या नहीं है। इसी के इर्द गिर्द क्या होता है, जो पूरी बात की जाएगी या जो साहित्य लिखा जाएगा या जो जो भी रहेगा, वो क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। तो दर्शन मतलब होता है दोस्तों कि ईश्वर है या नहीं है, तो उसके किस प्रकार से रूप है, आकार है, किस प्रकार का आकार है, या किस प्रकार की उनके सभी मतलब उनके जो अपन देखें तो जो विभिन्न घटक रहेंगे वो तो नहीं है, तो उसके बारे में क्या आत्मा के रूप में है या एक शक्ति के रूप में, तो ये क्या कहलाता दोस्तों, दर्शन कहलाता। तो हिंदू धर्म के 6 दर्शन। एक सांख्य दर्शन है दोस्तों, ये इसके जो संस्थापक है कपिल मुनि है। योग दर्शन दोस्तों, ये इसमें, ठीक है, ज्ञान से संबंधित है सांख्य दर्शन। इसको सांख्य दर्शन की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो रहस्यपूर्ण बातें लिखी गई है। योग है दोस्तों पतंजलि का, हम देखते हैं जो बाबा रामदेव इसका प्रचार करते हैं, पतंजलि का योग दर्शन है। फिर न्याय दर्शन गौतम मुनि का है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का है। और मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन किसका है, कपिल मुनि का। योग दर्शन किसका है, पतंजलि का है। न्याय दर्शन किसका, गौतम का। वैशेषिक कणाद का। और मीमांसा दर्शन किसका है, ठीक है। और ये परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, महर्षि कणाद ने दिया। ठीक। अब बौद्ध धर्म था दोस्तों। हूणों एवं हिंदू धर्म के उत्कर्ष के कारण क्या हो गया था, पतन हो गया था। ठीक है, हूण क्या थे दोस्तों, बर्बर जातियां थी। इनका जो उद्देश्य था क्या करना, आक्रमण करना और मतलब धन संपदा को लूट के ले जाना। तो इन्होंने क्या करा कि कहीं की जगह अच्छा महल बना है, तो इनको लगता था कि यार यहाँ की जगह काफ़ी कुछ रखा हो सकता है दीवालों में, तो दीवालों को तोड़वा दिया। तो इससे क्या हो गया, जो बौद्ध मठ थे उनमें क्या हो गया, इनके नष्ट हो गया, उनका पतन हो गया।
नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जैन धर्म राष्ट्रकूट एवं चालुक्य के शासन में क्या है, फला फूला। जो राष्ट्रकूट वंश था इन्होंने किसको, जैन धर्म को संरक्षण दिया, चालुक्य ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। विदेशी विवरण के बारे में देखते हैं तो फाहियान दोस्तों गुप्त काल में, ठीक, जो आया था फाहियान आया था। फाहियान कहाँ का था, चीन का। ये क्या था, मतलब स्कॉलर था, मतलब एक छात्र, छात्र या क्या बोलेंगे, भ्रमण करने वाला या खोजबीन करता। ठीक है। तो फाहियन किस में आया था, गुप्त काल में आया था। और इन्होंने क्या कहा है कि भारत क्या था, शांतिपूर्ण भारत का इन्होंने क्या करा था, वर्णन किया था कि शांतिपूर्ण देश है, बढ़िया, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, ये सभी जानकारी उसने दी थी। फिर हेनशांग आया था हर्ष के शासनकाल में, जो पुष्यभूति वंश का। तो उसने सीयू की, ये क्या उसकी यात्रा वृत्तांत है, या भारत में जहाँ जहाँ घूमा उसका जो डायरी में लिखा है तो वो क्या कहलाता है, सीयू की कहलाता है। फिर इसने जो मथुरा के बारे में लिखा है, इसे सूती वस्त्र का क्षेत्र बतलाया कि यहाँ पे सूती वस्त्रों का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है हेनसांग ने। और वाराणसी रेशम का उल्लेख किया है, जो बनारस है दोस्तों। ठीक है, मथुरा और वाराणसी का इसने उल्लेख किया है। फिर इत्सिंग आया दोस्तों, एक विदेशी, इसने नालंदा का विश्वविद्यालय का दस्तावेजीकरण करा, मतलब जो उसकी डायरी बनाई है। तो विदेशी विवरण क्या, फाइयान है दोस्तों। इसने शांतिपूर्ण भारत के निर्माण के बारे में लिखा है कि उस समय था, हेनसांग हर्ष के शासनकाल में आया था इत्सिंग, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय का दस्तावेजीकरण करा है। अब दोस्तों विरासत देखते हैं गुप्त काल की, कला एवं वास्तुकला। अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है, ये किससे, बाकाटक और राष्ट्रकूट वंश की है। ये किससे, गुप्त काल से संबंधित है। तो अजंता गलोरा कहाँ, महाराष्ट्र में है दोस्तों। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो इनका जो संबंध है दोस्तों, बाकाटक और राष्ट्रकूट वंश से है। जो देवगढ़ यूपी का दशावतार मंदिर, ये भी दोस्तों कहाँ से, गुप्त काल से है। आप सर्च करके देख सकते हैं किस प्रकार से एक मंदिर बना है, सामान्य मंदिर है। तो दोस्तों ये यूपी का देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये भी कहाँ है, गुप्त काल से संबंधित है। सामान्य मंदिर लगेगा आपको, पर वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है ना, इस वजह से इसकी क्या है, महत्ता है देवगढ़ में। ठीक है। फिर विज्ञान है दोस्तों, गुप्त काल में आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और दशमलव प्रणाली की क्या कर दी थी, खोज कर दी थी। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। पतन क्या था, जो सामंतवाद था दोस्तों, इससे क्या हो गया था कि इन्होंने जो साम्राज्य था, ये विभिन्न सामंतों का अधीन बटा हुआ था इन क्षेत्रों में। तो धीरे धीरे क्या करा था, सामंत मजबूत हो गए थे इन क्षेत्रों में, और इन्होंने क्या करा था, अपना स्थायित्व पकड़ बना ली थी। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हो गया था, गुप्त काल पतन की ओर चला गया था। तो दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वो भी गुप्त काल से संबंधित। निष्कर्ष, गुप्त साम्राज्य ने भारत में कला, विज्ञान, साहित्य का क्या स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है। कला, बड़े बड़े मंदिर बने हैं, विज्ञान की आर्यभट्ट, बारहमाही, धनवंतरी, साहित्य कालिदास है, अमर है, अमर सिंह है। ठीक है। तो ये इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्तोत्तर, फिर गुप्तोत्तर की बात करेंगे, हर्षवर्धन की बात आती है। साम्राज्य, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का क्या हो गया था, उदय हो गया था गुप्त के बाद में। फिर कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था, जिसमें ठीक है, पाल वंश था, राष्ट्रकूट था, गुर्जर प्रतिहार वंश था। ये भी हमको क्या देखने को मिलता है। फिर राजनीतिक विखंडन के बावजूद सांस्कृतिक एवं दार्शनिक प्रगति जारी रही, जिसने मध्यकालीन भारत को आकार दिया। फिर मुख्य बिंदु देखते हैं दोस्तों, गुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कालिदास, ये महत्वपूर्ण। गुप्तोत्तर में हर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष और नालंदा विश्वविद्यालय, ये मायने रखा था। दर्शन में अद्वैत वेदांत शंकर का है। ठीक है। और छठ दर्शन। तो ये सभी दोस्तों गुप्त राजवंश से और गुप्तोत्तर राजवंश से संबंधित है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन चीज़ों को, आप लेक्चर भी देख लें और रिवीजन भी करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।